हेलो दोस्तों, ये वीडियो मेरे इस चैनल पर आज की पहली वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो संबंधित होगी जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई से भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो आज की वीडियो स्टार्ट होगी वो होगी एनसीईआरटी के बेस पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि एनसीईआरटी है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है। अगर आप उसकी तैयारी करनी है तो जो लोग सीधे सीधे बाकी पब्लिकेशंस की बुक खरीद लेते हैं और उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनसे भी पहले एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करें। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, बहुत से लोग बस एनसीईआरटी को हल्के में ले लेते हैं। जो लोग उसको पढ़ते हैं उसको इसकी वैल्यू पता है, लेकिन जो लोग इसको नहीं पढ़ते हैं वो बस इधर उधर के पब्लिकेशन से उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो है स्टार्ट आज क्लास होगी वो क्लास थर्ड की एनसीईआरटी की से होगी और सब्जेक्ट होगा ईवीएस, जिसे कि हम पर्यावरण कहते हैं। अब आप क्लास थर्ड की ईवीएस समझ करके ये मत सोचिएगा कि क्लास थर्ड में क्या होगा। मैं आपको गारंटी बताता हूँ, सिर्फ क्लास थर्ड की ईवीएस से आपको यूपी टेट, सी टेट, DSSB, केवीएस से जो प्रीवियस अगर आपने पेपर देखे होंगे तो सिर्फ थर्ड क्लास की जो एनसीईआरटी है पूरी, उसमें से 20 से ज़्यादा जो है प्रश्न बन जाते हैं सिर्फ थर्ड की एनसीईआरटी से। तो आप सोचिए 4 और 5 की एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें कैसे बनते हैं, मैं इसको कैसे पढ़ाऊँगा, मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा। मैं बस उस चैप्टर की थोड़ी सी समरी दूंगा और उस चैप्टर के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होते हैं मैं उनको कवर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको सेशन पसंद आए, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जो दोस्त हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको, मेरे लिए ना सही लेकिन एनसीईआरटी की महत्वता के लिए ज़रूर उनको बताएं और उनको भी इस चैनल पर आने के लिए रिकमेंड करें। तो हमारे सामने एनसीईआरटी ये देखिए थर्ड क्लास है और सब्जेक्ट है ईवीएस। तो इसमें जो आप खोलेंगे, इसमें मैं आज का जो चैप्टर लेक्चर है क्लास 1 से लेके 8 तक की समरी में इसमें बताऊंगा। तो हमारे सामने पहला चैप्टर है, उसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो इस चैप्टर के अंतर्गत है क्या क्या, तो इसमें बच्चों को पेड़ और तालाब के आसपास के जानवर, पक्षी, कीड़े वगैरह के बारे में बताया गया है कि पेड़ के पास की वनस्पति कैसी होती है, तालाब के पास की कैसी होती है, पेड़ की पत्तियां, मोटाई और तने, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। लेकिन इस चैप्टर से जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स हैं तो उनके वो रहे ये। तो पहला पॉइंट है कि पंचतंत्र कहानी के लेखक जो है वो विष्णु शर्मा है और इनकी एक कहानी भी है खरगोश और कछुआ। तो पहला पॉइंट देखिए, क्लास थर्ड की एनसीईआरटी है और इसमें हमको क्या मिला, एक हिंदी का प्रश्न भी इस बन जा गया है और एक ईवीएस का भी, क्योंकि ये प्रश्न जो है हिंदी में भी पूछा जाता है कि पंचतंत्र कहानी के लेखक कौन है, तो वो है विष्णु शर्मा और इनकी कहानी भी है खरगोश और कछुआ। फिर बात आती है सेकेंड पॉइंट की, जो है जिक्सॉ पजल के बारे में। तो जिक्सॉ पजल क्या होती है, तो जिक्सॉ पजल को कहते हैं, पहले तो इसको हम समझ लेते हैं कि चित्र के टुकड़े होते हैं, जो चित्र के टुकड़े करके उनके टुकड़ों को मिलाना होता है, ये होती है जिक्सॉ पजल की जो कार्यशैली होती है। फिर समझते हैं, जैसे ये एक चित्र है, इसमें क्या किया जाएगा, इसको ऐसे ऐसे करके काट दिया गया, इसको ऐसे ऐसे काट दिया गया, ऐसे ऐसे काट दिया गया और ऐसे ऐसे काट दिया गया। ये एक हिस्सा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। इस चित्र के हिसाब से इसमें पूरे 9 निकल आएंगे और फिर ये हिस्सा काट करके अलग फेंक दिया जाएगा, ये अलग डाल दिया जाएगा, ये अलग डाल दिया जाएगा और बच्चे को कहा जाएगा कि आप जो है इनको मिलाकर एक जो एक सार्थक चित्र जो है आप उसको बनाइए। तो इस तरह की जो पजल होती है आपने देखी होगी, इस पजल का नाम है जिगसॉ पजल। ठीक है, इस पजल का नाम है जिगसॉ पजल। ठीक है, ये रहा जिगसॉ पजल। तो पहले चैप्टर से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिर आते हैं हम दूसरे चैप्टर पे। तो दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है पौधों की परी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों को पेड़ पौधों के तना, पत्ती, आकार, प्रकार, इन सब के बारे में बताया गया है, क्योंकि हर पेड़ की जो अपनी प्रकृति होती है वो अलग होती है। आम का पेड़ अलग होता है, केले के पेड़ में लकड़ियाँ ही नहीं होती हैं, तो इस तरह से बताई गई हैं चीज़ें। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है विष्णु चिचालकर के बारे में। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे सीटेट के या टेट के, तो उसमें विष्णु चिचालकर के बारे में पूछा गया है। तो ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। ठीक है, और ये कौन है, कलाकार हैं और ये कहाँ से संबंधित हैं, इंदौर के मध्य प्रदेश से या फिर मध्य प्रदेश से इंदौर से संबंधित हैं। ठीक है, फिर एक और पॉइंट है जो कि शायद लोगों को पता होगा लेकिन मुझे कुछ महत्वपूर्ण लगा तो मैंने इसको लिख लिया, नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, हरा धनिया। तो इनके पत्तों को मसलने पर महक आती है। देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से ही जो प्रश्न का आंसर होता है वही
जो है यूपी टेट, सी टेट, DSSB, KVS में मान्य होता है। तो इसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, हरा धनिया, ये चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप ये जो नाम है ये आप याद रखिएगा। फिर आता है हमारा थर्ड चैप्टर है पानी रे पानी। तो इसमें बच्चों को पानी के बारे में बताया गया है, जैसे पानी का उपयोग कहाँ कहाँ है, नहाना, कपड़े धोने आदि, इन सारी चीज़ों में जो है पानी का उपयोग होता है। और पानी का उपयोग हर जगह अलग अलग होता है। हमको पानी आटा गूँथने के लिए अलग चाहिए होता है, पीने के लिए अलग चाहिए होता है, नहाने के लिए अलग चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है और स्रोत उसके बताए गए हैं कि पानी के स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो वो है टाँका के बारे में। तो जो पानी प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं, नदी से भी पानी प्राप्त होता है, नहर से भी प्राप्त होता है, गर्म सोते भी होते हैं, वर्षा भी होती है, कई स्रोत हैं जहाँ से हमको प्राप्त होता है। लेकिन टाँका क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन एक टाँका भी स्रोत है जिसमें जो है पानी प्राप्त होता है। अगली वीडियो में इसलिए मैं बताऊँगा क्योंकि अगली जो चैप्टर्स हैं उसमें टाँका का बाकायदा चित्र दे रखा है, और टाँका क्या है आप उसकी कार्यशैली उस वीडियो में समझ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं चौथे चैप्टर की तरफ। तो चौथे चैप्टर में जो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो चौथे चैप्टर का नाम जो है वो हमारा पहला स्कूल है। इसमें बच्चों को परिवार के बारे में बताया गया है, परिवार के सदस्य और रिश्ता, आपस में व्यवहार, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर बच्चे का जो उसका प्रथम स्कूल होता है वो उसका अपना परिवार होता है, और उसके बाद ही बाकी चीज़ें जो होती हैं वो अलग चीज़ों में आती हैं। यानी कि उसको अगर द्वितीय स्कूल पूछा जाए तो वो रिश्तेदार हो गए, समाज हो गया, वो आता है, आस पड़ोस के लोग। लेकिन पहला परिवार जो पहला स्कूल जो है वो उसका परिवार होता है। तो यही चीज़ें बताई गई हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर के बारे में। तो फिफ्थ चैप्टर जो है छोटू का घर। ठीक है, क्या नाम है इसका, छोटू का घर। और इसमें बच्चों को घर के बारे में बताया गया है, यानी कि घर और मकान में अंतर बताया गया है कि घर क्या होता है, मकान क्या होता है। मकान को एक इमारती ढांचा हम कह सकते हैं, लेकिन घर वो जगह होती है जहाँ पर कुछ परिवार, कुछ लोग आपस में साथ में रह रहे होते हैं। ठीक है, तो घर और मकान में यही अंतर होता है। मकान एक ढांचा हो गया, इमारती ढांचा हो गया, लेकिन घर उस जगह कहते हैं जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं। सेकंड, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है चूहों को देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने और छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न, और पूछा भी गया है। अगर आप प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे तो उसमें इसके बारे में दिया था। 2 पॉइंट और हैं इसमें। स्वच्छ भारत अभियान 2019 में गांधी जी के जो 150वीं एनिवर्सरी थी उसमें मनाया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन ये 2014 और 2 अक्टूबर को ये भी गांधी जी के ही उसमें बर्थ एनिवर्सरी पर यह मनाया गया था। तो डेट आप याद रखिएगा। अभियान जो है वो 2019 में आया, लेकिन मिशन जो है वो 2014 में आ गया था। ठीक है, फिर है हमारा 6th चैप्टर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आप जान जाएंगे। 6th चैप्टर का नाम है खाना अपना अपना। इसमें बच्चों को खाने के बारे में बताया गया। क्षेत्रीय खाना, बच्चे, जवान, बूढ़े, इन सबका खाना अलग होता है। क्षेत्रीय खाना जैसे आपको पता ही है, भारत में अनेक राज्य हैं और अनेक राज्यों के और अनेक शहरों में हर जगह का खाना अलग अलग होता है। तो उसी बारे में बताया गया। बच्चे, जवान, बूढ़े के बारे में बताया गया कि बूढ़े लोग जो हैं उनको भुट्टा खाने में तकलीफ़ होती है, तो वो दाल, रोटी, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन भुट्टा है और गन्ना है तो वो बूढ़े लोग नहीं खा सकते हैं। ये चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है ये 3 पॉइंट। तो इसमें बताया गया हांगकांग में सांप को खाते हैं। तो ये प्रश्न जो है पिछले ही साल बना था सीटेट में, कि ये मैचिंग वाले प्रश्नों में ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है कि सांप खाते हैं, सांप कहाँ खाया जाता है, उसके सामने 2-3 नाम लिखे होते हैं, आपको उनमें से मैच करना होता है। तो सांप जो है हांगकांग में खाए जाते हैं, और वहाँ पर इस सांप की डिश को क्या कहते हैं, उस सांप की डिश को जो कहते हैं लिंग हू फेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सांप की डिश होती है उसको लिंग हू फेन कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली पसंद की जाती है। देखिए, कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली पसंद इसलिए की जाती है क्योंकि कश्मीर में जो होता है नारियल नहीं पाया जाता है, तो सरसों जो होती है तो उसकी मछली जो है पसंद होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि कश्मीर जो भारत के उत्तरी हिस्से में है, और जो नारियल वगैरह होता है भारत के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो है सरसों के तेल से ही चीज़ें, मसाले वगैरह, जो भी सब्जी वगैरह बनती है सरसों के तेल में बनेगी। ठीक है, फिर एक जो थर्ड पॉइंट है वो है केरल के बारे में। केरल कहाँ पर है, केरल है दक्षिण भारत में। और केरल की राजधानी क्या है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो टैपियोका के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो केरल में टैपियोका को पसंद किया जाता है, और ये जो है कुछ इसका जो टैपियोका के नाम के बजाय अगर इसका हिंदी नाम भी है तो कप्पा। ठीक है, तो टैपियोका और कप्पा दोनों एक ही चीज़ हैं। और टैपियोका किस तरह की फसल होती है, तो ये कुछ जैसे आलू ज़मीन के अंदर निकलता है, कुछ इसी तरह से कि ये फसल होती है ज़मीन के अंदर, कि इसे निकल कर और इसको नारियल के तेल के साथ खाकर वो
इसका आनंद लेते हैं। और टैपियोका कहाँ की फसल है? केरल की है। और सरसों के तेल के साथ मछली कहाँ पसंद की जाती है? तो कश्मीर में। फिर आता है 7 चैप्टर, जिसका नाम है बिन बोले बात। इसमें बच्चों को इशारों के बारे में बताया गया है कि कुछ बच्चे जो मुख से नहीं बोल पाते हैं तो वो किस तरह से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं निकला जो मैं बताऊं। फिर आता है 8th चैप्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ मायनों में। तो इसका नाम है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। और इसमें बच्चों को पक्षियों के बारे में बताया गया है कि पक्षी भी हर प्रकार से अलग अलग होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो मैना के बारे में है कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो ये इसका क्या नाम, कौन सा, अगर ये पूछा जाए कि कौन सा पक्षी जो है जो झटके से आगे करती है, तो मैना, कबूतर, उल्लू, बाकी चीज़ें लगा देते हैं। तो लोग, बहुत से लोग उल्लू लगा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उल्लू जो अपनी गर्दन जो है वो पूरी 360 डिग्री घुमा लेता है। तो इस वजह से आप कन्फ्यूज मत होइएगा। मैना का काम क्या है? वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। और उल्लू के बारे में क्या है? उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी कि वो अगर इधर देख रहा है तो ऐसे घूमते हुए ऐसे भी ले आएगा अपनी पूरी गर्दन। और उल्लू के बारे में एक और चीज़ होती है कि उल्लू, एक ही उल्लू शायद ऐसा पक्षी है जिसकी जो आंखें हैं वो उसके चेहरे के एकदम सामने है। बाकी पक्षियों की जो आंखें होती हैं, जैसे पक्षी है उसकी एक आंख इधर होगी, एक आंख इधर होगी, लेकिन उल्लू का ऐसा चित्र होता है दोनों आंखें जो है सामने होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है। फिर थर्ड पॉइंट है तोता के बारे में कि तोता एक ऐसा पक्षी है जो इंसानों की बोली गई बातों की जो है वो नकल कर सकता है। तो ये था तोता के बारे में। मैना के बारे में था कि वो अपने झटके से गर्दन आगे पीछे करता है। उल्लू के बारे में था कि वो अपनी गर्दन जो है पीछे तक घुमा सकता है, ठीक। तो ये था उल्लू के बारे में कि मतलब ऐसे है कि वो ऐसे भी देख लेगा या इधर से ऐसे करके ऐसे भी देख लेगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और मैं इसके बाद कल और रोज़ाना ही जो है एनसीईआरटी की जो है वीडियोस लाना स्टार्ट कर दूंगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो, इसके यही वीडियो के नोट्स चाहिए हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जो है फ्री में एकदम नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, बाकी की वीडियो के साथ मैं आपको कल और रोज़ाना मिलता रहूँगा। धन्यवाद।